नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के बारे में। अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और आप दूसरे पेपर की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जिनकी संख्या 10 रखी गई है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में पूछे गए विभिन्न विश्वविद्यालयों में पिछले कई वर्षों में और रिपीटेड क्वेश्चन से लगातार पूछे जा रहे हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 8 होगी। इनमें से 4 या 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 150 शब्दों में इसके प्रश्नों का उत्तर या 200 शब्दों में आपको लिखना होता है। अलग अलग विश्वविद्यालय में अलग अलग पैटर्न है। अति लघु उत्तरीय को 50 शब्दों में लिखना होता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आपको लिखना होता है 450 शब्द या फिर 500 शब्दों में लिखना होता है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन आपको करने के लिए बोला जाएगा। हालांकि दो क्वेश्चन ही बोला जाएगा। 4 क्वेश्चन मैं रखा हूँ, 4 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है इसमें आपको पढ़ना है जेंडर एंड सोसाइटी के बारे में। ठीक है, यानी लिंग और समाज। ये पेपर का नाम है, पेपर नंबर 2। ठीक है, पेपर 1 की अगर बात की जाए तो उसमें उसका नाम है भारतीय समाज के पथ प्रदर्शक, यानी पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी। वो पेपर 1 में है, उसको मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, 1-2 दिनों में। लेकिन पेपर 2 को लेकर के मैंने अभी तक एक आध वीडियो बनाई होगी, लेकिन इससे पहले इस पर और ज्यादा लेक्चर मैंने विस्तार से दिया नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महामैराथन क्लास है। ये मॉडल पेपर के तौर पर भी इसको आप यूज कर सकते हैं 2026-27 के लिए। और ये क्वेश्चंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए, बात आप ध्यान रखेंगे। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। उससे पहले एक बात और जान लीजिए कि जो ये चैनल है आपका शुक्ला डी पॉइंट, इस पर आप ये वीडियो देख ही रहे हैं। इसके अलावा आपका दूसरा चैनल है जहां पर को करिकुलर परीक्षाओं की तैयारी बहुत ही धाकड़ अंदाज में करवाई जाती है। उस चैनल का नाम है को करिकुलर मास्टर। को करिकुलर मास्टर पर आपको कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे। बेसिकली कई सारे विश्वविद्यालय के क्वेश्चंस पेपर जो हैं डायरेक्टली सॉल्व आपको मिलेंगे वहां पर, और पिछले कई वर्षों के क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ में कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। टॉप 100 क्वेश्चंस की तमाम श्रृंखलाएं आपको मिल जाएंगी। अब हम चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में, जिनकी संख्या 10 है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। प्रश्न है, लिंग और सेक्स में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। जेंडर बोलते हैं इसको। ठीक है, जेंडर और सेक्स में क्या डिफरेंस है? दोनों एक प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है अपने आप में। अगर बोले तो एक चैप्टर के रूप में काम करते हैं। ये अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है, लेकिन इस दोनों से अंतर को लेकर के लगातार क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं। उत्तर में लिखेंगे, साधारण बोलचाल में लोग लिंग और सेक्स दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन समाज शास्त्र में अगर देखेंगे दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। सेक्स एक जैविक शब्द होता है, ठीक है, जो जन्म के समय बच्चे के शारीरिक अंगों जैसे जनन अंग के आधार पर उसे नर या मादा बताता है कि कौन लड़की है लड़का है। ये उसका सेक्स डिसाइड करता है, जैविक शब्द है ये। ठीक है, जबकि जब बात करते हैं हम लिंग की यानी जेंडर की, तो जेंडर समाज के द्वारा बनता है। पैदा व्यक्ति नर हुआ या मादा हुआ, यह सेक्स डिसाइड करता है, लेकिन समाज यह डिसाइड करता है कि वह जेंडर है। ठीक है, जेंडर उसका कौन सा होगा। जेंडर जैसे एक लड़की को शुरुआत में यही बताया जाता है कि वह एक प्रकार से ऐसे कपड़े पहनेगी, यहाँ पर जाना यहाँ पर नहीं जाना है, थोड़ा कम तेज हंसना है, कितना तेज बोलना है, कितना तेज नहीं बोलना है, ये सब एक लड़की को बताया जाता है। लेकिन एक लड़के को ये सब चीजें नहीं सिखाई जाती, उसको एक लड़के की तरह ट्रीटमेंट। तो समाज जो होता है एक लड़की के लिए दूसरा व्यवहार करता है और लड़के के लिए दूसरा व्यवहार करता है। ये जो होता है ये जेंडर होता है, इसको बोलते हैं लिंग समाजशास्त्र की भाषा में। लेकिन सेक्स जो होता है, आप महिला पैदा हुए या पुरुष पैदा हुए, यानी आपके जनन अंग के आधार पर ये डिसाइड हो जाता है। जैसे आप पैदा होते तुरंत, वो जो है उसको सेक्स बोलते हैं समाजशास्त्र की भाषा में। ये डिफरेंस रहा दोनों में। लेकिन फिर से इसको लिखा पढ़ी भाषा में देखेंगे। लिंग एक सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द है। यह बताता है कि समाज पुरुष और स्त्री से किस तरह के व्यवहार की भूमिका की अपेक्षा करता है। समाज क्या चाहता है, एक स्त्री समाज को क्या देगी और एक पुरुष समाज को क्या देगा, ये होता है आपका जेंडर। उदाहरण के रूप में अगर इसको समझे, जैसे बच्चा नर पैदा होता है, वो सेक्स होगा, लेकिन समाज उसे बहादुर और कठोर बना करके पुरुष बना देता है, वो लिंग होगा। एक महिला जो है पैदा होती है तो वो एक प्रकार से लड़की हुई, ठीक है, लेकिन जब वह एक प्रकार से शर्मीली और थोड़ा लज्जाशील बन जाती है तो वही महिला बन जाती है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो यही सब चीजें इसमें आपको मैंने बताया। ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीजें। बहुत ही बारीकी के साथ मैंने आपको चीजों को समझाने का प्रयास किया। तो ये होता है आपका जेंडर एंड सेक्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे।
दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न सिमोन डी वीओवर यानी एक महिलावादी बड़ी अच्छी विचारिका है ये, ठीक है। द सेकेंड सेक्स नाम की पुस्तक लिखी है इन्होंने, सिमोन डी वीओवर ने। तो इनके अनुसार महिला की परिभाषा क्या है, महिला की परिभाषा ये क्या देती है, देखिए लिखेंगे। नारीवादी विचारिका सिमोन डी वीओवर ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में एक बहुत ही प्रसिद्ध बात कही है। कोई भी महिला, इन्होंने क्या कहा, कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। क्या दोस्तों, कोई भी महिला पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ये सिमोन डी वीओवर का कथन है। उनके कहने का तात्पर्य है कि जन्म के समय वह केवल एक शरीर होती है जो सेक्स होता है, ठीक है, लेकिन समाज उसे घरेलू कार्यों, कोमलता की विचार और पुरुषों के अधीन रहना सिखाता है। समाज कि तुम लड़की हो, तुम्हारा प्रोटेक्ट बचपन में भाई करेगा, बड़ी हो जाओगी तो जो है आपका पति आपकी देखरेख करेगा, तो ये सब चीजें उसको समाज बताता है। तो स्त्री के रूप में वो ढल जाती है। तो स्त्री के रूप में ढलना ये जेंडर हो जाता है, और सेक्स आपका जो पैदा हुई है लड़की वो, ठीक, इस तरीके से ये दोनों डिसाइड होते हैं। उदाहरण के रूप में छोटी बच्ची को गुड़िया खेलने को देना और वहीं पर लड़के को कार देना उसे स्त्री बनाने की सामाजिक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। तो ये महिला की परिभाषा को देते हुए सिमोन डी वीओवर ने कहा कि एक महिला और पुरुष पैदा जरूर ऐसे होते हैं, अगर एक स्त्री को एक लड़के जैसा व्यवहार बचपन से किया जाएगा तो उसका जो विचार होगा, उसके सोचने और समझने की शक्ति होगी, तो या फिर उसके जो है शक्तिमान या फिर जो भी उसके पास पावर होगी, वो लड़कों के जैसा थोड़ा बहुत होने लगेगा। तात्पर्य यह है कि सिमोन डी वीओवर कहते हैं कि समाज इनके साथ दोगला व्यवहार करता है, लड़कों के साथ अलग और लड़की के साथ अलग, इसीलिए महिला के बारे में इन्होंने बताया, परिभाषा दी। अगला क्वेश्चन, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं। देखिए, पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें परिवार और समाज दोनों की शक्ति पुरुषों के हाथ में होती है, उसी को पितृसत्ता कहते हैं। जैसे आप भारतीय समाज में देखेंगे, प्रायः आपके घर में जो मालिक होगा, मुखिया होगा, वो आपके पिताजी ही होंगे, आपके दादाजी ही होंगे। आपकी दादी मुखिया नहीं होगी, ना आपकी मम्मी मुखिया होगी। भले ही मम्मी को मालकिन कहा जाता है घर की, लेकिन जो बड़े बड़े निर्णय होते हैं, बाहरी निर्णय होते हैं, वो सब पुरुष ही देखता है, ठीक है, अगर है घर में तो। अगर नहीं है तो महिलाएं देखेंगी ही। तो पुरुषों के हाथ में जो सत्ता होती है, परिवार और समाज की शक्ति जो होती है, सब पुरुषों के हाथ में होती है। इसमें वंश पिता के नाम से चलता है और निर्णय लेने का अधिकार भी पुरुषों के पास ही होता है। आज भी अगर आप देखेंगे, जैसे मान लेते हैं, अब जैसे मेरी शादी अभी अप्रैल में, आपकी इसी महीने में अप्रैल में होने वाली है, ठीक है। आपको मैं जो है आगामी जानकारी दे रहा हूं कि मेरी शादी अभी अप्रैल में है, किस डेट को ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, नहीं तो बड़ी लंबी भीड़ हो सकती है और परेशानी हो सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि डेट उस दिन मैं डिसाइड कर दूं, जिस दिन होगी शादी, तिलक उलक चढ़ेगी तो आपको पता ही चल जाएगा, फोटो वगैरह वीडियो वगैरह डालेंगे हम, ठीक है। लेकिन मेरी शादी है, फिर भी मैं अप्रैल के महीने में ही मेहनत अभी कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं आपको, चूंकि आपका पेपर लगा हुआ है, ठीक है। जबकि सभी लोगों ने कह दिया कि अब रहने दीजिए, पढ़ाना बंद करिए, घर वाले सब गुस्सा रहते हैं, और ठीक है, ससुराल वाले भी अधिकतर लोग कहते हैं भाई अब जो है अब तो बंद कर दीजिए पढ़ाना सर, ठीक है, अब तो अपने लोगों पर फोकस कर लीजिए। हमने कहा देखो, मैं क्या था, क्या हो गया हूं और क्या होगा अभी, ये सब डिसाइड आप लोगों ने किया है, और कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तो ऐसे में जब आपको देने की बारी मुझे आई है, पेपर आपके लगे हुए, तो ऐसे में मैं आपका साथ नहीं छोड़ सकता हूं। मैं तो ये सोचता हूं कि भाई अगर शादी भी होने वाली होती है, उधर बारात विदा होने के लिए जा रही है, तो मैं शेरवानी पहन करके पढ़ाने के लिए तत्पर हो जाऊंगा। मैं आपके लिए इतना तक कर सकता हूं, आप ये खुद सोचो, चाहे 1 घंटा बारात लेट जाए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीजें जो है, अब यहां पर मैं कहने का मतलब ये है कि जैसे पुरुष पितृसत्ता की मैं बात कर रहा था। जैसे मान लेते मेरा नाम है शिवम, ठीक है, अब शिवम की शादी मान लेते हैं, अभी इसको हटा दीजिए, अभी नहीं करते हैं। मान लेते कोई भी लड़का है, ए नाम का एक लड़का है, ए शुक्ला, ठीक है, और कोई बी पांडे नाम की लड़की है। ऐसे समझो ब्राह्मण ही है दोनों, लेकिन आधार कार्ड में बी पांडे लिखा हुआ है उस लड़की का नाम, आधार कार्ड में ए शुक्ला लिखा हुआ है किसी लड़के का नाम। अब अगर देखो, ये भी तो हो सकता है कि भाई देखो, लेकिन शुक्ला के साथ अगर पांडे की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद में आधार कार्ड में संशोधन होगा, और ये बी पांडे बेटा, ये बी शुक्ला बन जाएगी। क्या बन जाएगी? बी शुक्ला बन जाएगी। ये लड़की क्या बन जाएगी? बी शुक्ला बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी हमारी वाइफ मान लेते हैं पांडे हैं, तो हमारे यहाँ करके शुक्ला हो जाएंगी। अब मेरी शादी उनसे हो रही, तो ये पितृसत्ता है कि भाई वो पिता के जो वंश यानी कि ये शुक्ला है,
उसी वंश यानी शुक्ल वंश से। अब शुक्ल से ही उसका नाम आगे बढ़ेगा, वो भी शुक्ला होगी, और जो बच्चा पैदा होगा वो भी शुक्ला ही लिखेगा, वो पांडे नहीं लिखेगा। समझ रहे? या बी पांडे के स्थान पर बी सिंह भी हो, या बी सिंह हो, या बी यादव हो, बी मौर्य हो, वो किसी भी जो है पुरुष से शादी करती, पुरुष का जो जाति है, पुरुष का जो वंश है, उसी के वंश से वो आगे बढ़ेगा। महिला के वंश का नाम पीछे नहीं लिखा जाता है, यही पितृसत्ता होती दोस्तों। अब यहां पर ठीक है, और होना ये भी तो हो सकता है कि भाई शुक्ला के स्थान पर जैसे बी शुक्ला बी पांडे है तो बी शुक्ला भी तो लिखा जा, बी पांडे भी तो लिखा जा सकता है, मतलब बी पांडे है ए शुक्ला ए पांडे भी तो लिखा जा सकता है, लेकिन ये नहीं होगा। समझ रहे हैं? यानी कि लड़की का टाइटल, जो लड़की की कोई जाति नहीं होती ऐसा कहा गया है, यही चीज होती पितृसत्ता। पितृसत्ता में क्या होता है कि भारतीय समाज में हमेशा जो है पितृसत्ता प्रधान ही रहा है। भारत में महिलाओं की जो है रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा रही है, ये बात वैदिक काल से आप देखेंगे, देखते आए होंगे। भारत में पितृसत्तात्मक ढांचा होने के कारण ही महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति और अधिकारों के क्षेत्र में अक्सर भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में परिवार के बड़े फैसलों में पिता या घर के वरिष्ठ पुरुष की अंतिम सहमति होती है। इसी को पितृसत्ता का प्रत्यक्ष रूप आप देख सकते हैं, आपके घर में भी आपको देखने को मिल जाता होगा। चौथा क्वेश्चन साफ कर चुका है। इसको समझने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना, कोर्स का मतलब यह है कि पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त करने हैं, ठीक है, को करिकुलर के भी और सोशियोलॉजी के दोनों पेपर के और जियोग्राफी का दोनों पेपर, यानी जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, 2 सब्जेक्ट के दोनों पेपर यानी 4 पेपर वो, और को करिकुलर 5 पेपर। इन पांचों पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए में हो जाएगी। 9984 039 139 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ नोट्स इस वीडियो का भी मिल जाएगा और भी तमाम सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी। अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, और आप किस सेमेस्टर में है अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे आप 6 सेमेस्टर में है तो आप लिख करके भेज दीजिएगा, गुरुजी हम 6 सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो आप 6 सेमेस्टर वाला लिख करके भेज दीजिएगा। क्लियर? इसके अलावा 6 सेमेस्टर में अगर आप है तो आप लिख करके भेज दीजिएगा। अब आपको जैसे इतना लिख करके भेजेंगे, आपके पास क्यूआर कोड स्कैनर भेजा जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने। कितने रुपए बेटा? मात्र 100 रुपए फीस आपको जमा कर देने हैं। जैसे आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपको जो है पढ़ाना शुरू कर दिया, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा। वहीं पर आपको जैसे लाइव क्लास होती है यूट्यूब पर तो उसकी लिंक भी जाएगी। वीडियो लेक्चर्स आपको तमाम सारे पुराने वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और वो पीडीएफ जो होगी वो लिखने वाली भी होगी आपकी, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, लिखित वाली भी हो जाएगी आपकी, लिखने वाली भी, और एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव वाली भी पीडीएफ की व्यवस्था मैंने कर ली है। कई सारे प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी। को करिकुलर के कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है को करिकुलर वाला, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बहुत ही जबरदस्त रहेगा, ये बात आप ध्यान रखें। 9984 039 139 पर आप एसएमएस करके जुड़ सकते हैं। एक सब्जेक्ट की आप सीरीज कर देखिए, 2 सब्जेक्ट के आपके 4 पेपर ये हो जाएंगे, और एक को करिकुलर का 5 पेपर, ठीक है। एक सब्जेक्ट की सीरीज कितने की आती है? 60 रुपए की आती है। 5 सब्जेक्ट ये 5 पेपर हो जाएगा। 5 पेपर कितने की हो जाएगी? 300 रुपए की। ये 300 रुपए आपके खर्च होते हैं, लेकिन अगर आप हमसे जुड़ते हैं तो केवल 100 रुपए में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाता है जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। अब प्रश्न आपका क्या आ चुका बेटा? प्रश्न आपका ऑनर किलिंग की परिभाषा दी। ऑनर किलिंग मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग का अर्थ है सम्मान के लिए हत्या कर देना, कि सम्मान बचा रह जाए इसके लिए मार देते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य, विशेषकर महिला, परिवार की मर्जी के खिलाफ विवाह कर लेती है, या सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ देती है, या किसी लड़के के साथ प्रेम में है, या किसी लड़के के साथ भाग गई है, किसी दूसरी बिरादर में शादी कर ली है, ऐसे में कभी कभी माता पिता उनके लड़की को मारने का प्रयास करते हैं। समझ रहे? पहले के जमाने में ऐसा होता था, अब तो लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो जब सामाजिक रूढ़ियों को कोई महिला तोड़ती है, या फिर कोई पुरुष भी तोड़ता है, कभी कभी पुरुष को भी मतलब कि मारा गया है, तो परिवार अपनी नाक या इज्जत बचाने के लिए, जिसको कहते हैं सो कॉल्ड नाक या इज्जत, जो परिवार, जो समाज कहता है कि भाई अरे दादा फलाने बिटिया भाग गया, अरे भाग गई तो क्या हुआ, लेकिन भागना वगना नहीं चाहिए, ये गलत बात है। ऐसे माता पिता से पूछ लो कि भाई हमको ये पसंद है, शादी अगर करना है तो कर दीजिए। माता पिता आज के वैसे ही होशियार हो चुके हैं, वो समझ जाएंगे, ठीक है। और प्रेम करेंगे तो दहेज वहेज हो सकता है ना ही देना पड़े। हालांकि मेरे हिसाब से माता पिता की मर्जी से कुछ सब कुछ करना चाहिए। तो अब परिवार वाले सोचेंगे कि हमारी नाक चली गई, हमारी इज्जत चली गई, लड़की चली गई तो हमारी इज्जत खत्म हो गई, पर उसकी हत्या मतलब कि जो है इसी के नाम पर उसकी हत्या कर देते हैं। किसके नाम पर? उनकी नाक और इज्जत के नाम पर। यह लैंगिक असमानता और कट्टर वैचारिकता का परिणाम है। जैसे अंतरजातीय अंतर धार्मिक प्रेम विवाह करने पर परिवार के द्वारा लड़के या लड़की की हत्या कर देना ऑनर किलिंग कहलाता है। पहले विशेष करके
जो पिछड़े इलाके होते थे पहले भी, और मतलब कि पिछड़े इलाके चाहे सब जगह पर ऑनर किलिंग बहुत आम बात थी। आजकल तो लगभग में ना के बराबर है, लेकिन हाँ होती है अभी भी। घरेलू श्रम, घरेलू श्रम डोमेस्टिक लेबर को वास्तविक कार्य क्यों नहीं माना जाता है? तो घरेलू श्रम को वास्तविक काम क्यों नहीं मानते? क्योंकि घर में महिलाएं जो होती हैं खाना बनाती हैं, लेकिन उसका कोई मोल ही नहीं होता कि वो खाना बनाती तो उनका भी कोई काम लोग पुरुष लोग गिनते हैं, उसको नहीं मानते हैं। तो घर के काम जैसे खाना बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना और साफ सफाई करना घरेलू श्रम कहलाते हैं। समाज शास्त्र में इसे अक्सर हाशिए पर रखा जाता है, हाशिए मतलब खात्मे की, और इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यह काम बाजार या व्यवसाय से दूर होता है और कहीं ना कहीं पे इसकी कोई रेट नहीं होता है। घर में महिला काम करती तो उसको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, तो उसका कोई काम में गिनती नहीं होती है। पुरुष बाहर कमाता है, लेकिन एक महिला एक बच्चे को पालना बड़ा कठिन काम होता है। महिला खाना बनाती फिर बच्चे को देखती, वो बड़ा काम होता है, वो भी बड़ा काम होता है, ठीक है, लेकिन वो काम में नहीं गिना जाता। इस श्रम के बदले कोई वेतन नहीं मिलता, इसलिए समाज इसे आर्थिक उत्पादन का हिस्सा नहीं मानता, जबकि यह सामाजिक रूप से सबसे आवश्यक कार्य होते हैं। महिला खाना बना करके देती तभी पुरुष बाहर काम कर पाता है। उदाहरण के लिए एक कामकाजी महिला ऑफिस में काम करती है तो उसे वेतन मिलता है, लेकिन वही महिला घर पर गृहिणी का काम करती, घर पर गृहिणी को का काम करती तो उसको बेरोजगार कहा जाता है, बेरोजगार मान लिया जाता है। तो यही होता है कि घरेलू श्रम को वास्तविक श्रम नहीं माना जाता, यही वजह है, ठीक है। अगला छठा क्वेश्चन आपका आ चुका है प्रश्न, महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ जम्मू एंड कश्मीर क्या था? महिला स्टेट सब्जेक्ट लॉ ये क्या था दोस्तों? जम्मू कश्मीर में जो लागू था। देखिए यह एक विशेष कानून था जिसके अनुसार यदि जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में जन्मी लड़की किसी अन्य राज्य जैसे गैर कश्मीरी के युवक के साथ शादी कर लेती थी तो उसके राज्य से जुड़े सभी मौलिक और संपत्ति के अधिकार समाप्त हो जाते थे। यानी कोई लड़की अगर किसी अन्य राज्य के किसी पुरुष से शादी कर लेती थी, प्रेम कर लेती थी कश्मीर के अलावा, तो कश्मीर उसकी जो संपत्ति होती थी वो समाप्त हो जाती थी। तो ये एक प्रकार उसके सारे अधिकार कश्मीर वाले समाप्त हो जाते थे। यह कानून लैंगिक आधार पर भेदभावपूर्ण था क्योंकि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता था। उदाहरण के रूप में एक कश्मीरी महिला यदि दिल्ली के युवक से शादी करती थी तो वह अपने पैतृक राज्य में जमीन खरीदने या सरकारी नौकरी पाने का हक खो देती थी। जम्मू कश्मीर में वो नौकरी नहीं पा सकती। अगर उसने दिल्ली के लड़के शादी करी है तो वो एक प्रकार से ऐसा नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सिस्टम था, ये अब समाप्त हो गया है। सातवां क्वेश्चन आपका आ चुका, वेश्यावृत्ति के किन्हीं 4 सामाजिक दुष्परिणामों का उल्लेख कीजिए। वेश्यावृत्ति के कई सारे दुष्परिणाम हैं, लेकिन 4 दुष्परिणाम जो है वो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। वेश्यावृत्ति जो है दोस्तों समाज के लिए गंभीर समस्या है जिसके कई दुष्परिणाम होते हैं। पहला दुष्परिणाम यह है शारीरिक रोग होता है इससे। जैसे एक ही महिला जो होती कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती है वेश्यावृत्ति में, ऐसे में महिला मान लेते यौन संचालित रोग से ग्रसित है, ठीक है, वो एसटीडी रोग से ग्रसित है, उसके अंदर ऐसे विषाणु या कीटाणु है जो जिससे वो ग्रसित है। अब उसी के साथ अगर आपने संबंध बनाया तो आप भी ग्रसित हो जाएंगे और भी पुरुषों ने संबंध बनाया वो सब ग्रसित हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि शारीरिक रोग जो होता है खास करके एसटीडी, इस जो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कहते हैं उसको, जैसे एड्स जैसे घातक यौन रोगों का प्रचार प्रसार इससे बढ़ जाता है, यानी कि इसका फैलाव बढ़ता है, जो कि ऐसे जो है दिक्कत हो सकती है, ठीक है, पहला चीज। दूसरा दुष्परिणाम इसका ये होता है वेश्यावृत्ति का नैतिक पतन हो जाता है, समाज में अनैतिकता और अपराधों में वृद्धि हो जाती है। आप देखेंगे कि जो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी महिला को मारेंगे पीटेंगे और बाहर जाकर के वेश्याओं के साथ जो है एंजॉय करेंगे, और घर में आएंगे तो अपनी महिला को मारेंगे पीटेंगे, ये सब करेंगे। ये सब इससे बढ़ता नैतिक पतन हो जाता है। जो व्यक्ति वेश्यावृत्ति करता है उसको समाज भी हीन भावना से देखता है। लेकिन आप देखते हैं कि बड़े बड़े लोग ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं, हालांकि इस पर कुछ ज्यादा बोलना उचित नहीं है। तीसरा दुष्परिणाम इसका यह है कि पारिवारिक विघटन, इसके कारण से पारिवारिक शांति भंग होती है और तलाक जैसी स्थितियां बनती हैं। चाहे महिला ऐसा करती है तो पुरुष ऐसा करते हैं तो, ठीक है, ये दोनों स्थितियों में घर बर्बाद हो जाता है। अगर एक महिला गैर पुरुष के साथ संबंध बनाती है, एक पुरुष दूसरी महिला के साथ संबंध बनाता है, तो ऐसे में उसका परिवार चल पाना दैट इज इम्पॉसिबल, संभव नहीं है। ऐसे में आपको जब शादी करता है समाज तो आपको एक के साथ ही रहना चाहिए। भगवान राम को आदर्श इसलिए हिंदू समाज मानता है क्योंकि आप देखेंगे इस समाज में क्या होता है, भगवान राम क्यों आदर्श है? हिंदू समाज में मुसलमान लोग भी भगवान राम को बहुत पूजते हैं, बहुत मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि अपनी नारी को छोड़ सभी दुनिया में जितनी नारी हैं रिश्ते में मेरे कुछ और नहीं, माँ बेटी बहन हमारी हैं। तो तात्पर्य कहने का यह है दोस्तों कि जब भी आप ऐसे कार्यों में लिप्त होते हैं, आप ही नहीं आपका पूरा परिवार पूरा समाज
बर्बाद होता चला जाता है। चौथा दुष्परिणाम यह है कि सामाजिक विघटन हो जाता है, यह समाज के स्वास्थ्य ढांचे को कमजोर कर देता है। वेश्यावृत्ति ये बहुत ही एक जो है समस्या बनी हुई है भारतीय समाज में, बल्कि हर एक समाज में। आप देखिए 8वां क्वेश्चन, कुपोषण के लिए उत्तरदायी मुख्य कारक क्या है? कुपोषण, कु माने होता है बेकार, पोषण माने होता है जब पोषण अच्छे तरीके से ना हो। ठीक है, इसका मतलब है शरीर को आवश्यक पोषक तत्व तो ना मिलना, इसके मुख्य कारण हो सकते हैं। यानी आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? जैसे पोषण के 6 तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, वसा, ठीक है, ठीक, इसके अलावा विटामिन हो गया, ठीक है, खनिज लवण हो गया आपका, खनिज लवण हो गया, और पानी, ये सब शरीर को चाहिए होते हैं। ठीक है, तो विटामिन, खनिज लवण, जो है कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब शरीर को चाहिए होते हैं, और सभी का अनुपात अलग अलग होता है। जैसे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनकी मसल्स वृद्धि करनी होती है। एक जो काम बहुत ज्यादा करने वाला व्यक्ति है उसको कार्बोहाइड्रेट यानी ऊर्जा की जरूरत ज्यादा होती है। ठीक है, ये सब चीजें, तो उनका सही संतुलन स्थापित कर लेना ही संतुलित आहार कहलाता है। लेकिन अगर बैलेंस नहीं हो पाता है तो वही एक प्रकार से कुपोषण कहलाता है। जैसे आहार में कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन और आयरन की कमी से तमाम सारे रोग हो जाते हैं। जैसे कि आप देखते हैं आयरन की कमी से रक्त अल्पता यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन, तमाम प्रकार के विटामिन ए की कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम के रोग हो जाते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन जो है ई की कमी से प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। तमाम सारी चीजें हैं। प्रोटीन की अगर बात की दोस्तों, तो प्रोटीन जो होता है शरीर की बॉडी बिल्डिंग करता है। अगर प्रोटीन आपके शरीर में ठीक ठाक है तो आप तगड़े हट्टे कट्टे हो जाएंगे, मसल्स आपकी बढ़ेगी। प्रोटीन की कमी से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, यानी कि वो एकदम से पतला दुबला हो जाएगा। ठीक है, तमाम सारी चीजें हैं। अज्ञानता और अशिक्षा, पोषण के बारे में सही जानकारी ना होना, यह भी कुपोषण का परिणाम है। इसके अलावा गरीबी, अच्छा और पौष्टिक भोजन खरीदने की क्षमता गरीबियों के पास नहीं होती, इसलिए वो भी कुपोषित रह जाते हैं। सामाजिक रूढ़ियां, परिवार में महिलाओं को अंत में और बचा कुचा भोजन देना भी महिलाओं में कुपोषण का बड़ा कारण बन सकता है। ठीक है, और यह बनता भी रहा है। तो ये सब कुपोषण के कई कारण है। 9 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, महिलाओं के उत्थान में राजा राम मोहन राय के योगदान को स्पष्ट कीजिए। महिलाओं के उत्थान में राजा राम मोहन राय के योगदान की अगर बात की जाए तो राजा राम मोहन राय भारत के आधुनिक समाज सुधारकों में के अग्रदूत माने जाते हैं। भारतीय समाज सुधार के पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। उन्होंने स्त्रियों की गिरती दशा को सुधारने के लिए कड़ा संघर्ष किया, और उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों के कारण ही 1829 में सती प्रथा जैसे कुप्रथा को कानूनी प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों का भी पुरजोर समर्थन किया। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना हो चुकी थी, वही बाद में ब्रह्म समाज बना। और 1 साल के बाद में ब्रह्म समाज के 1 साल स्थापित होने के बाद में ही सती प्रथा का अंत करवाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर के। उदाहरण के रूप में सती प्रथा जैसी अमानवीय कुरीति को जड़ से खत्म करना उनका सबसे ऐतिहासिक कार्य माना जाता है। 10वां क्वेश्चन, विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन WDC, विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन का मुख्य कार्य क्या है? लिखेंगे विमेन्स डेवलपमेंट कारपोरेशन, महिला विकास निगम कहते हैं हिंदी में, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करने वाली संस्था है। इसके कई कार्य हैं। पहला कार्य है दोस्तों महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना, यानी कि ट्रेनिंग देना महिलाओं को, ताकि वो काम करने के लिए प्रेरित हो सके। व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात हो रही। दूसरी बात, उन्हें अपना रोजगार शुरू करने के लिए ऋण यानी लोन और बाजार की सुविधाएं दिलवाना, ताकि महिलाओं को लोन मिले और वो भी अपना खुद का धंधा खोल सके। तीसरी बात है महिला उत्पीड़न की शिकायतों पर हस्तक्षेप करना और उनके हितों की रक्षा करना। ये सब जो है किया गया है। यही सब चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो ठीक है, आप हमारा दूसरा चैनल जो को करिकुलर मास्टर उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट 6 सेमेस्टर का को करिकुलर कोर्स वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन है सामाजिक लिंग यानी जेंडर के अर्थ और परिभाषा की विस्तृत विवेचना कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। सामाजिक लिंग जेंडर, देखिए नारीवादी विद्वानों और समाज शास्त्रियों के अनुसार सामाजिक लिंग यानी जेंडर केवल स्त्री या पुरुष होना नहीं होता है, बल्कि यह एक सामाजिक संगठन है। यह समाज के द्वारा निर्मित वह व्यवस्था है जो स्त्री और पुरुष के मध्य असमान संबंधों को निर्धारित करती है। असमान संबंध मतलब कि स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध है या दोनों के साथ जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या। पहली बात है सांस्कृतिक आधार। विचारक
पेपनेक नाम के एक विचारिका मतलब विचारक है, उनके अनुसार सामाजिक लिंग स्त्री की भूमिकाओं को सांस्कृतिक आधार पर परिभाषित करता है। यह शक्ति संबंधों और असमानता का एक सामाजिक संगठन है। ठीक है। दूसरी बात है जैविक बनाम सामाजिक। प्राणशास्त्रीय रूप से मनुष्य नर या मादा के रूप में जन्म लेता है कि भाई महिला है कि पुरुष है। जनन अंग के आधार पर डिसाइड हो जाता है कि कौन सा बच्चा नर है, कौन सा बच्चा मादा है। ठीक है। लेकिन उसे स्त्री बनना या पुरुष बनना, ठीक है, अच्छा, जो नर है उसको पुरुष के रूप में ट्रीटमेंट किया जाता है और जो मादा उसको स्त्री के रूप में बनाया जाता है। बताया था कि भाई स्त्री हो तो आपको ये करना, आपको गुड़िया के साथ खेलना है, आप पुरुष हो तो आपको कार मिलता है, आपको बंदूक मिलती है चलाने के लिए, सब चीजें मिलती है। ठीक है। तो इसमें विभाजित करने वाले कारक सामाजिक होते हैं, यानी कि जो स्त्री पुरुष में बांटते हैं नर और मादा को, वो सामाजिक कारक होते हैं। ठीक है। तीसरा है आपका पहचान का निर्माण। जैविक अर्थों में हम नर मादा पैदा होते हैं, लेकिन समाज हमें स्त्री पुरुष की मान्यता देता है। भारत जैसे समाज में पितृसत्ता और रूढ़िवादिता की वजह से पहचान अक्सर जो होती है, यह पहचान अक्सर महिलाओं के साथ असमान व्यवहार का कारण बनती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक लिंग एक अर्जित स्थिति होती है, जिसे समाज व्यक्ति पर उसकी जैविक संरचना के आधार पर थोप देता है कि भाई तुम्हारे पास तुम जो है मादा हो इसीलिए तुमको गुड़िया के साथ खेलना है, और तुम नर हो इसीलिए तुमको कार बंदूक बुलेट ये सब चलाना है। ठीक है। महिला हो तुमको स्कूटी चलाना है, तुम पुरुष हो तुमको बुलेट चलाना है, ये सब भी डिसाइड हो जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सामाजिक लिंग एक अर्जित स्थिति है, ये व्यक्ति ये समाज जो है खुद ही आप पर थोपता है। ठीक है। ये पैदा होते ही आपको नहीं मिल जाता है। ठीक है। एक लड़की को अगर शुरुआत से ही पुरुषों ऐसा व्यवहार किया जाए तो पुरुषों ऐसा ही व्यवहार करेगी। ठीक है। लेकिन समाज जो होता है उसको पहले से बताता है कि भाई तुम लड़की हो, तुमको धीरे बोलना है, तुमको लज्जा करना, तुमको शर्माना है। दूसरा प्रश्न, सेक्स बनाम लिंग, सेक्स वर्सेस जेंडर के विवाद पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। शुरुआती प्रश्न में मैंने आपको तमाम सारी चीजें बताई थी। देखेंगे, स्वास्थ्य देखभाल और सामाजिक हिंसा को समझने के लिए सेक्स और लिंग के बीच के बारीक अंतर को समझना बहुत ही जरूरी है। सेक्स जो होता है दोस्तों ये जैविक अवधारणा है, जबकि लिंग एक सामाजिक अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों को अलग अलग श्रेणियों में परिभाषित किया है। मुख्य अंतर के तमाम सारे बिंदु हैं, उनके आधार पर समझते हैं। पहला अंतर, जैविक बनाम सामाजिक अंतर। जैविक क्या है? लिंग जैविक है, सॉरी सेक्स जैविक है, और जो जेंडर है वो सामाजिक है। सेक्स पुरुष और महिला को उनके जैविक और शारीरिक लक्षणों जैसे क्रोमोसोम उनका कैसा है, हार्मोन उनके कैसे हैं, हार्मोन कौन से रिलीज होते हैं, और जनन अंग कैसा है, इसके आधार पर कोई व्यक्ति नर या मादा की पहचान करता है। वो पैदा होते ही डिसाइड हो जाता है, उसके आधार पर वर्णित करता है। इसके विपरीत लिंग जो होता है, लिंग कैसे डिसाइड होता है? लिंग समाज के द्वारा संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों और गतिविधियों पर आधारित होता है। यानी कि आप क्या करते हैं, आपका व्यवहार कैसा, आपका रोल क्या है समाज में, ये सब आपका लिंग डिसाइड करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो लिंग और जो आपका ये क्या नाम है सेक्स, ये दोनों एक प्रकार से अगर बात की, दोनों एक ही जैसे लगते तो हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंस है, एक जैविक अवधारणा एक सामाजिक अवधारणा। ठीक है। तो सेक्स एक जैविक अवधारणा है और जेंडर जो होता है एक सामाजिक अवधारणा है। दूसरा, स्थिरता बनाम परिवर्तनशीलता में अंतर। देखिए, सेक्स से संबंधित जैविक कार्य अनुवांशिक होते हैं और लगभग स्थिर रहते हैं। जो सेक्स होता है ये स्थिर रहता है, हमेशा पैदा होते से लेकर के लास्ट तक वही चीज रहेगा। जबकि लिंग सामाजिक संरचना समय और संस्कृति के अनुसार बदल भी सकता है, बदलता रहता है। ठीक है। तीसरा अंतर, समाज की भूमिका में। समाज ही यह तय करता है दोस्तों कि पुरुषों और महिलाओं के लिए कौन सी आर्थिक और सामाजिक भूमिकाएं उपयुक्त होगी। पुरुष क्या करेगा, महिला क्या करेगी, ये समाज भी डिसाइड करता है। तो यहाँ पर भी समाज की भूमिका को लेकर के भी डिफरेंस आपको दिखता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि सेक्स जो है प्रकृति की देन है, जबकि लिंग जो है समाज की रचना है। यही कारण है कि अलग अलग संस्कृतियों में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका, भारत में सम्मान के लिए हत्या, जिसको ऑनर किलिंग कहते हैं, उसको रोकने में प्रमुख चुनौतियां क्या है उसको बताएं। देखिए, ऑनर किलिंग जो सम्मान के नाम पर कोई किसी का वध कर देता है, किसी को मार देता है, अपने घर में ही अपने सगे संबंधियों को मार देता है, तो उसको बोलते हैं ऑनर किलिंग। ठीक है। भूमिका, सम्मान के लिए हत्या समाज के माथे पर एक कलंक है। इसे रोकने के लिए कानून तो है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर प्रशासन और समाज के सामने कई गंभीर चुनौतियां मौजूद होती हैं।
आइए उन्हीं चुनौतियों को समझते हैं कि आखिरकार ऑनर किलिंग किस तरीके से बंद नहीं होता है, या फिर इसको किस तरीके से इसका अंजाम मतलब हो जाता है और बाद में फिर लोग बरी भी हो जाते हैं, या फिर लोगों को उतना ज्यादा सही तरीके से नहीं पता चलता, ना पुलिस देख पाती है सारी चीजों को, ना कुछ भी। गोपनीयता और आंकड़ों की कमी है इसमें। इस तरह के अपराध अक्सर परिवार के भीतर बेहद गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। जहर दे देना हुआ, फांसी लगा के मार देना हुआ, गला दाब के मार देना हुआ, ऐसे तमाम प्रकार के कृत्यों से लोग मार देते हैं। ठीक है। या सांप बिस्तर पे, अभी तमाम सारे आपने खबर में सुना होगा कि रात में पति पत्नी सो रहे थे, पत्नी ने प्रेमी को अपने बुलाया और प्रेमी सांप लेकर के आया और इसके बिस्तर पे फेंक दिया, और पत्नी उठ करके अपना चली गई, बिस्तर पे सांप ने पति को काट लिया, पति मर गया। अब ये सब चीजें चल रही हैं, जहर दे दिया खाने में, मर गया। अब जब मर गया तो उसका तो कोई जांच करवाता है, ना ही कुछ करवाता, सोचेगा कौन ही मारेगा, पत्नी क्यों मारेगी, पत्नी के अंदर क्या चल रहा है। या पति ने अपनी स्त्री को देख लिया किसी के साथ संबंध बनाते हुए, या पता चल गया, उसने अपनी पत्नी को मार दिया, पत्नी को बोला होगा कि मैं ऐसा कीजिए, उसने नहीं माना होगा, मार दिया। ऐसे तमाम प्रकार की हत्याएं होती हैं। किसी की बिटिया भाग गई, बिटिया फिर से घर पे, बिटिया को बहुत मारा पीटा, ये सब ऑनर किलिंग कह सकते हैं इसको। ठीक है। तो गोपनीयता और आंकड़ों की कमी है। इस तरह के अपराध अक्सर परिवार के भीतर बेहद ही गोपनीय तरीके से किए जाते हैं, जिससे इनके सही आंकड़े प्राप्त करना कठिन रहता है कि यानी कितना लोगों का हत्या हुआ, कितना का नहीं हुआ, क्योंकि ये गोपनीय तरीके से किए जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखिए। दूसरी बात है वर्गीकरण की समस्या। स्थानीय पुलिस अक्सर ऐसे अपराधों को ऑनर किलिंग के बजाय सामान्य घरेलू हिंसा के रूप में दर्ज कर लेती है, जिससे मामले की गंभीरता जो होती कम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि जो पुलिस होती है, स्थानीय पुलिस, अक्सर ऐसे अपराधों को समझ नहीं पाती है। ऑनर किलिंग के मुकदमों के बजाय वो घरेलू हिंसा वाला मुकदमा उन पर लगा देती है। घरेलू हिंसा कम जो है मुकदमा होता है, मतलब थोड़ा डाउन मुकदमा होता है, लेकिन ऑनर किलिंग थोड़ा लंबा मुकदमा होता है। तीसरी बात, प्रशासन पर अविश्वास। स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर विश्वास की कमी है समाज में। उसके कारण से पीड़ित महिला या गवाह जो होते समय पर सूचना नहीं दे पाते हैं। ठीक है, कि हमको इन्होंने मारा कि कुछ भी हुआ। पुलिस आमतौर पर प्रधान गांव के या ब्लॉक प्रमुख या फिर इधर उधर के विधायक सांसद आकर के उसको मामले को दबा देते हैं। कुछ पैसा रुपया देकर के मामला बैठा दिया जाता है गांव समाज में, मार तो दिया ही, ऐसे में ये चीजें इंसाफ नहीं हो पाती है। ये चीजें जो होती है, इसी की वजह से अपराध और भी कहीं कहीं बढ़ जाते हैं, क्योंकि नेता मंत्री और पुलिस सब मिलकर के इस मामला को ऐसे ही निपटा देते हैं बैठा करके। हालांकि क्या ही करेंगे, इतना केस वैसे पेंडिंग है, लेकिन कभी भी आपको बता दूं, समाज खुद ही जागरूक होगा तभी सब चीजें बंद हो पाएंगी। आप भाई देखो, अगर तुम्हारे साथ किसी को रहना है तो रहेगा, नहीं रहना है तो नहीं रहेगा, आप उसको बांध करके नहीं रख पाएंगे। ऐसे में आपको चाहिए प्रेम से समझाना, किसी भी चीज को प्रेम से समझाएंगे। अगर नहीं मानता तो फिर व्यक्ति आदमी मजबूर हो जाता है इन चीजों को करने के लिए। ठीक है। लेकिन ये ना सोचो कि समाज क्या कहेगा, समाज को 2 मिनट के लिए भूल जाओ। चूंकि अगर मान लेते हैं कोई भी चीज, आप यही सोच करके व्यक्ति मारता है कि समाज हमको ऐसा कहेगा, समाज ने मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। ठीक है, ये चीजें बोलेगा। लेकिन आजकल थोड़ा नजरिया हम लोगों को बदलना पड़ेगा कि भाई समाज कुछ भी सोचे, समाज 1 महीने तक कोई बात जो है याद रखता है। ठीक है, उसके बाद सब भूल जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा मामला चल रहा था, क्या नाम है, एपस्टीन फाइल वाला। ठीक है, युद्ध छिड़ गया, सारा फाइल सब भूल गए कि नहीं भूल गए? सब बच्चे पड़े हैं, कोई नहीं याद कर रहा है एपस्टीन फाइल वगैरह, सब भूल गए ना। ऐसे ही युद्ध भी भूल जाएंगे कुछ दिन में, सब दूसरा कोई मुद्दा आ जाएगा, तत्कालिक मुद्दा। ऐसे में आपके बारे में लोग नहीं बार बार बोलेंगे। अब का समाज किसी के बारे में सोचने का फुर्सत ही नहीं किसी को। पहले के समाज में जब लोग चौपाल पे बैठते थे, संजा के सभी लोग, तब लोग बहुत ज्यादा ये सब सम्मान ऑनर किलिंग होती थी। आजकल इसमें कमी जरूर आई है, क्योंकि समाज आधुनिकता की ओर बढ़ा है, लेकिन आजकल नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अशिक्षा और रूढ़वादिता। समाज में शिक्षा का अभाव है, कमी है। पारंपरिक रूढ़ियों का गहरा प्रभाव लोगों को इस क्रूरता का समर्थन करने के लिए उकसाता रहता है। कट्टर वैचारिकता। लैंगिक असमानता समाज में एक ऐसी कट्टर सोच को जन्म देती है जहां परिवार की इज्जत को किसी की जान से ज्यादा कीमती मान लिया जाता है। भाई परिवार की इज्जत कुछ भी हो, लेकिन व्यक्ति को खुद करना ही नहीं चाहिए ये सब गलत काम। लेकिन अगर कर भी दिया है तो उसको एक मौका दे कि माफ कर दीजिए, एक आध मौका दे देना चाहिए, ताकि वह व्यक्ति संभल जाए खुद। अगर उसने गलती किया तो एहसास हो जाए। एक ही गलती के लिए उसको मार देना, सजा दे देना, ये एक प्रकार से कहीं ना कहीं थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि भाई अगर देखो गलती किस सिचुएशन में व्यक्ति ने क्या किया होगा, वो चीजें। निष्कर्षतः ऑनर किलिंग केवल कानूनी समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गहरी मानसिक और सामाजिक बीमारी है,
इसे केवल जागरूकता और सख्त प्रशासन से ही बदला जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुद जागरूक होना। समाज क्या सोचता है डोंट मैटर, समाज के बारे में सोचेंगे, लोग क्या सोचते हैं अगर इसके बारे में सोचेंगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी तैयारी करेंगे, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं बीए के साथ साथ, या बीए भी करते होंगे आप, तो बहुत सारे लोग कहते हैं फलाने बीए कहते हैं, बीए क्या है, ये है वो है, लेकिन वो नहीं जानते कि बीए अगर अच्छे से कोई बच्चा पढ़ लेता है तो उसके अंदर इतनी अच्छी डेवलप वो आ जाती है शैली कि वो बहुत कुछ आगे कर सकता है। अगला चौथा प्रश्न है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की अनिवार्य शर्त क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह की अनिवार्य शर्त क्या है? देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 भारत में हिंदुओं के बीच विवाह को विनियमित करने वाला एक प्रमुख कानून है। यह अधिनियम न केवल हिंदुओं पर बल्कि बौद्ध, जैन और सिख धर्म के अनुयायियों पर भी लागू होता है। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम। विवाह के लिए कई सारी अनिवार्य शर्तें हैं। पहली बात, किसी भी हिंदू विवाह को कानूनी मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी आवश्यक होती हैं। अगर ये शर्तें नहीं पूरा करते तो हिंदू विवाह कानूनी रूप से मान्य नहीं होगा। पहली बात, एक पत्नित्व या एक पतित्व विवाह। अगर एक पत्नी है तो आप दूसरी पत्नी नहीं ला सकते, तो वो विवाह आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। विवाह के समय दोनों पक्षों में से किसी का भी पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए। यानी अगर पत्नी मतलब विवाह भी हो गया है तो अगर पत्नी जीवित है तो पत्नी अगर एक्सेप्शन कर दी तो शादी नहीं हो पाएगी। पति अगर है जीवित और दूसरी शादी पत्नी करना चाहती है तो भी पत्नी की शादी नहीं होगी। ये चीजें यहाँ पर डिसाइड की गई है। ठीक है, यानी कि दोनों पक्षों में से ये चीजें, पहली बात है कि एक पत्नी तो एक पतित्व विवाह होना चाहिए। वेस्टरमार्क ने भी कहा है कि विवाह का सर्वोत्तम स्वरूप यही है, और वास्तव में विवाह एक विवाही परिवार ही सबसे अच्छा होता है। मानसिक सक्षमता दूसरी बात। तीसरी बात, दोनों पक्ष वैध सहमति देने में समर्थ हो और किसी गंभीर मानसिक विकार से ग्रसित ना हो। ठीक है, यानी दोनों पक्ष, लड़की पक्ष और लड़का पक्ष दोनों जो है, दोनों की सहमति हो और किसी गंभीर मानसिक विकार से ग्रसित ना हो, दोनों पागल ना हो कि भाई ऐसे ही वैसे करा दिया गया। प्रजनन क्षमता, पक्षकार संतान उत्पत्ति के योग्य हो और उन्हें पागलपन के दौरे ना पड़ते हो, यानी कि जो भी पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों जो है ठीक ठाक हो, पागलपन के दौरे ना पड़ते हो, संतान उत्पत्ति के योग्य हो। ठीक है, ये सब चीजें इसमें ध्यान रखनी पड़ती है। अगली बात है आयु सीमा। विवाह के समय वर यानी लड़का की आयु 21 साल होनी चाहिए और वधू यानी लड़की की आयु जो है कम से कम 18 साल पूरी होनी चाहिए। निष्कर्षतः यह शर्त यह सुनिश्चित करती है दोस्तों कि विवाह दो परिपक्व और स्वस्थ व्यक्तियों के बीच एक सुदृढ़ सामाजिक कानूनी समझौता होता है। स्वस्थ व्यक्ति, बीमार ना हो मानसिक तौर पर, मेंटली डिस्टर्ब ना हो, और परिपक्व यानी कि वो 21 साल का लड़का हो, 18 साल की ऊपर लड़की हो, तभी शादी वैध मानी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर को करिकुलर की परीक्षाएं बहुत ही बेस्ट तरीके से करवाई जाती है, इसकी तैयारी। पांचवा क्वेश्चन लग होती रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका पर एक विस्तृत लेख लिखिए। महिला सशक्तिकरण पर एक विस्तृत लेख आपको लिखना है। शिक्षा की भूमिका, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है? देखिए, शिक्षा वह शक्तिशाली अस्त्र है जो समाज में महिलाओं की स्थिति को जड़ से बदल सकता है। नेल्सन मंडेला ने कहा था कि शिक्षा दुनिया को बदलने के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार होता है। महिलाओं के संदर्भ में शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि स्वावलंबन और आत्मसम्मान का मार्ग होता है। अगर महिला पढ़ी लिखी तो उसका लोग रिस्पेक्ट भी करते हैं। शिक्षा के बहुआयामी प्रभाव, शिक्षा जो कि केवल कई प्रभाव इसके होते हैं, एक प्रभाव नहीं होता है। आर्थिक स्वतंत्रता सबसे पहली बात, शिक्षित महिला के पास रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं। जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है तो परिवार समाज में उसकी निर्णय लेने की शक्ति जो होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? जब वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती है, महिला कमाती है, तो परिवार और समाज में उसकी निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ जाती है। इसके अलावा दूसरी बात, स्वास्थ्य और पोषण के प्रति जागरूकता। एक शिक्षित माता जो होती है अपने बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण का बेहतर ध्यान रख पाती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें जो है इसमें
अगला, कानूनी अधिकारों का ज्ञान भी होता है महिला सशक्तिकरण में। अगर व्यक्ति महिला पढ़ी लिखी है तो शिक्षा महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों जैसे कि संपत्ति का अधिकार, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून, उसके प्रति जागरूक करती है, जिससे उनका शोषण कम होता है। चौथी बात, रूढ़ियों का अंत। शिक्षित महिलाएं जो होती है समाज में व्याप्त दहेज प्रथा, बाल विवाह और पर्दा प्रथा जैसी बुराइयों को चुनौती देती हैं। ये भी एक प्रकार से शिक्षा के द्वारा लोग जान पाते हैं। निष्कर्षतः कह सकते हैं कि शिक्षा महिलाओं को बेचारगी की स्थिति से निकाल करके नेतृत्व की स्थिति में खड़ा करती है। अगर शिक्षित है महिला तो बेचारी महिला नहीं रहेगी, वो अपना हक जो होगा डंके की चोट पर ले लेगी। इसलिए महिला सशक्तिकरण का पहला सोपान शिक्षा ही होता है। अगर शिक्षित है महिला तो उसका सशक्तिकरण करना आसान हो जाता है। अगला छठा प्रश्न आपका आ चुका है, भारत में महिलाओं में कुपोषण के प्रमुख सामाजिक आर्थिक कारण क्या है? देखिए, भारत में महिलाओं का स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है। कुपोषण का अर्थ केवल भोजन की कमी नहीं होता, बल्कि शरीर को आवश्यक पोषक तत्व जैसे प्रोटीन्स कम मिलना, विटामिन की जरूरत जितनी है शरीर को उतना ना मिल पाना, आयरन की जरूरत जितनी उतना ना मिल पाना, इससे क्या होता है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कुपोषण के प्रमुख कारण, लैंगिक भेदभाव होता है दोस्तों कि पितृसत्तात्मक परिवारों में आज भी यह धारणा है कि पुरुष कमाऊ सदस्य है, इसलिए उसे अच्छा भोजन मिलना चाहिए क्योंकि वो कमाता है बाहर जाकर के। महिलाएं अक्सर परिवार के अंत में और बचा कुचा भोजन ही करती, पहले पुरुष खा ले उसके बाद में महिला को खाना चाहिए। ये आज भी आप परंपरा देखते होंगे, जिससे उन्हें पोषण मतलब नहीं मिल पाता है, ठीक है, और इससे वो कुपोषित रह जाती है। दूसरी बात है गरीबी यानी पॉवर्टी। आजकल तो पति पत्नी साथ ही में खाते हैं। आर्थिक तंगी, कभी कभी क्या होता है कि आर्थिक तंगी की वजह से गरीब परिवार पौष्टिक फल नहीं खा पाते, दूध या मांस नहीं खरीद पाते। ऐसे में महिलाओं को केवल पेट भरने के लिए अनाज पर ही डिपेंड रहना पड़ता है और बाकी चीजें उनको नहीं मिल पाती हैं। अगला, तीसरी बात है कम उम्र में विवाह। कम उम्र में विवाह और गर्भधारण, बाल विवाह के कारण से लड़कियों का शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता और कम उम्र में बार बार गर्भधारण करने से उनका स्वास्थ्य जो होता है वो गिर जाता है। चौथी बात है अज्ञानता और अंधविश्वास। पोषण के महत्व के बारे में जानकारी न होना और गर्भावस्था के दौरान भोजन से जुड़ी गलत धारणाएं भी कुपोषण बढ़ाती हैं, ये बात आप ध्यान रखिए। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि महिलाओं में कुपोषण को दूर करने के लिए केवल मुफ्त राशन काफी नहीं है, बल्कि समाज की उस मानसिकता को बदलना जरूरी है जो महिलाओं को दोयम दर्जे का मानती हैं। इसीलिए महिला को उसके अधिकारों को जानना, शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन, 7वां नंबर प्रश्न है, मानवाधिकारों के संदर्भ में लैंगिक समानता जेंडर इक्वलिटी का महत्व स्पष्ट कीजिए। देखिए, मानवाधिकारों के संदर्भ में लैंगिक समानता, मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को केवल इंसान होने के नाते मिल जाते हैं। वो इंसान पैदा हुआ इसलिए उसको मानवाधिकार मिल जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन के चार्टर में स्पष्ट है कि लिंग के आधार पर कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति में नहीं किया जाएगा कि महिला है इसके साथ अलग व्यवहार करे, पुरुष है इसके साथ अलग, ठीक है। लैंगिक समानता मानवाधिकारों का अभिन्न अंग होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। महत्व के बिंदु की अगर बात की जाए तो समान अवसर का अधिकार, मानवाधिकार सुनिश्चित करते हैं कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा मिलनी चाहिए, पुरुषों के समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए और राजनीति में भाग लेने का हक भी महिलाओं को पुरुषों के समान ही होना चाहिए। हिंसा से मुक्ति, महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा जैसे कि बलात्कार, घरेलू हिंसा मानवाधिकारों का उल्लंघन है। लैंगिक समानता समाज में महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देती है, ये एक प्रकार से बढ़िया बात है। दूसरी बात, गरिमापूर्ण जीवन, भेदभाव मुक्त समाज ही व्यक्ति को उसकी पूरी क्षमता उपयोग करने का अवसर देता है। अगला, लोकतंत्र की मजबूती, जब समाज की आधी आबादी यानी महिलाएं अधिकारों से वंचित रहती हैं तो वह समाज कभी विकसित नहीं हो पाता या नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। निष्कर्षतः लैंगिक समानता केवल महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह समग्र मानवाधिकारों और सामाजिक न्याय की आधारशिला के रूप में काम करता है, इसीलिए मानवाधिकार बहुत जरूरी है। 8वां क्वेश्चन है, सती प्रथा के विरुद्ध राजा राम मोहन राय के संघर्ष और सफलता की विवेचना कीजिए। देखिए, सती प्रथा भारतीय इतिहास की सबसे अमानवीय और क्रूर प्रथा थी। आपको पता होगा कि सती प्रथा जो होती है, माता सती अपने पति के अपमान पर जो है वो
जो है उसी में कूद गई थी। इसी मान्यता को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि सती प्रथा शुरू की गई थी। सुलोचना भी, जो लक्ष्मण की क्या नाम है, सॉरी मेघनाथ की पत्नी थी, वो भी सती हो गई थी अपने हस्बैंड, क्या नाम था उनका, मेघनाथ के साथ। ठीक है, तो ऐसे में आप देखेंगे सती प्रथा जो है ये मध्यकाल से आते थे और भी ज्यादा बढ़ गई थी। होता यह था दोस्तों कि विधवाओं का विवाह जो है पहले बहुत कम होता था भारतीय समाज में। ऐसे विधवाएं, मतलब कि पति जिनका मर गया फिर उस स्त्री का कोई काम नहीं होता, या ऐसा मान सकते थे पहले, कुछ ऐसा रहा होगा। तो पति के मरने के बाद पत्नियां भी आग में ही वो उसी के साथ अपने शरीर का दाह कर लेती थी। इसको बोलते थे सती प्रथा। ठीक है, इस कुप्रथा को समाप्त करवाया राजा राम मोहन राय ने। बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, जिसको विधवा महिला को उसके पति की चिता पर जीवित जला दिया जाता था। इस कुप्रथा को समाप्त करने का श्रेय महान समाज सुधारक राजा राम मोहन राय को जाता है। 1829 में उन्होंने खत्म किया। संघर्ष और सफलता। वैचारिक विरोध। राजा राम मोहन राय ने प्राचीन धर्म ग्रंथों का हवाला देकर के यह सिद्ध कर दिया कि सती प्रथा का धर्म से कोई संबंध ही नहीं है। उन्होंने लेखों और पर्चों के माध्यम से जनमत को तैयार किया और कहा कि धर्म में ऐसा कुछ बताया ही नहीं गया है। निजी अनुभव। अपनी भाभी को सती होते देख उन्हें गहरा आघात लगा था। किसको? राजा राम मोहन राय को, जिसने उन्हें इस आंदोलन के लिए प्रेरित किया और उन्होंने ऐसा बड़ा आंदोलन किया। इसके अलावा कानूनी प्रयास। उन्होंने तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक पर दबाव बनाया और उन्हें इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाने के लिए विवश राजी कर लिया और 1829 में फाइनली एक कानून बन जाता है और इस पर सती प्रथा को बैन कर दिया जाता है। सफलता। उनके अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1829 में सती प्रथा निषेध कानून रेगुलेशन पारित हुआ, जिससे इस प्रथा को अवैध और दंडनीय अपराध घोषित, अगर की आज के बाद में अगर ऐसा होता तो वो दंड के अधिकारी होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, कोई भी करवाए। निष्कर्षतः राजा राम मोहन राय ने न केवल सती प्रथा को रोका बल्कि महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत करी। खंड दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात की जाए तो शुक्ला पॉइंट चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं और को करिकुलर मास्टर हमारा दूसरा चैनल है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं जिनके बहुत ही बड़े क्वेश्चन होते हैं, 4-5 शब्दों में आपको लिखना होता है। प्रश्न नारीवाद, फेमिनिज्म से आप क्या समझते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों उदारवादी, उग्रवादी और समाजवादी नारीवाद की प्रसिद्ध व्याख्या कीजिए। उग्रवादी नारीवाद क्या है, उदारवादी नारीवाद क्या है और समाजवादी नारीवाद क्या है, तीनों को समझाएं। देखिए, नारीवाद एक ऐसा सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है दोस्तों, जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार, अवसर और सम्मान दिलाना होता है। यह पितृसत्तात्मक व्यवस्था को चुनौती देता है और समाज में महिलाओं की दोयम दर्जे की स्थिति को बदलने का प्रयास करता है। कौन? नारीवाद एक ऐसी विचारधारा है जो महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य और उसको बराबर नागरिक का दर्जा दिलवाता है। नारीवाद के प्रमुख प्रकार। पहला, उदारवादी नारीवाद यानी कि लिबरल फेमिनिज्म। उदारवादी नारीवादी मानते हैं कि महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण दोषपूर्ण शिक्षा और भेदभावपूर्ण कानून रहा है। मुख्य विचार इन लोगों का यह रहा, उदारवादी नारीवादियों का, इनका मानना है कि यदि महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी अधिकार मिल जाए, उसके अनुसार शिक्षा मिल जाए और पुरुषों के अधिकार राजनीतिक अवसर भी मिल जाए, तो वे समाज में बराबरी हासिल कर सकती हैं महिलाएं। ऐसा उदारवादी नारीवादी विचारिकाएं मानती हैं। समाधान इसका यह रहा कि यह आमूलचूल परिवर्तन के बजाय सुधारवादी रुख अपनाते हैं और कानूनी बदलावों पर जोर देते हैं, जो उदारवादी नारीवादी विचारक है। अब आता है दूसरा, उग्रवादी नारीवादी विचारक, रेडिकल फेमिनिज्म। उग्रवादी नारीवाद समाज की जड़ में स्थित पितृसत्ता को मुख्य दुश्मन मानती है और पितृसत्ता को उखाड़ फेंकने का प्रयास करती है। मुख्य विचार उग्र नारीवादियों का यह रहा, इनका तर्क है कि पुरुष प्रधान समाज जानबूझ करके महिलाओं का दमन करता है, महिलाओं को दबाता है। यह केवल कानून बदलने से नहीं बल्कि पूरे सामाजिक ढांचे को बदलने से खत्म होगा। पितृसत्ता को उखाड़ करके फेंकना होगा, तब जाकर के नारी का अधिकार उनको मिल पाएगा। ऐसा मानना है उग्रवादी नारीवादी विचारकों का। विशेषता, यह विचारधारा निजी ही राजनीतिक है, पर्सनल इज पॉलिटिकल किनारे पर टिकी है, जिसका अर्थ है कि घर के भीतर होने वाला भेदभाव भी एक राजनीतिक दमन ही है। तीसरी विचारक है
समाजवादी नारीवाद, ये क्या कहता है? सोशलिस्ट फेमिनिज्म। यह विचारधारा पितृसत्ता और पूंजीवाद कैपिटलिज्म दोनों को महिलाओं के दमन के लिए जिम्मेदार मानता है। भाई जिसके पास पूंजी पैसा, पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों को उखाड़ करके फेंका जाए। इनके अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था महिलाओं के घरेलू श्रम का शोषण करती है और पितृसत्ता उन्हें सामाजिक रूप से कमजोर रखती है। किसको? महिलाओं को। इसलिए इन दोनों को उखाड़ करके फेंकना होगा। समाधान, जब तक वर्ग विभेद और लिंग विभेद दोनों खत्म नहीं होंगे महिलाओं की मुक्ति संभव नहीं है, ऐसा जो है समाधान देते हैं कौन? समाजवादी नारीवादी विचारक। निष्कर्षतः नारीवाद कोई एक विचार नहीं बल्कि विभिन्न दृष्टिकोणों का समूह है जो अंततः महिलाओं की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए संघर्ष करता रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। दूसरा प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान में महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए किए गए प्रमुख प्रावधानों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। भारतीय संविधान में महिलाओं के जो अधिकार मिले हैं उनको सुरक्षा के लिए जो भी प्रमुख प्रावधान किए गए भारतीय संविधान में वो बताएं। देखिए, भारतीय संविधान दुनिया के उन गिने चुने संविधानों में से है जिसने शुरुआत से ही महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिए हैं। संविधान की प्रस्तावना में ही समानता और न्याय की बात कही गई है। महिला हो चाहे पुरुष हो, लिंग, धर्म, जाति, किसी के बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार देता है और यह सुनिश्चित करता है कि कानून की नजर में स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों बराबर हैं, दोनों समान हैं। राज्य किसी भी परिस्थिति में कानून के समक्ष भेदभाव नहीं देखेगा या नहीं करेगा। कानून की नजर में सब बराबर हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो। ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 15 भी जो है महिलाओं के लिए है और सभी लोगों के लिए। भेदभाव का निषेध, यह स्पष्ट करता है कि राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव, किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 15 का 3, अनुच्छेद 15 का 3 क्या कहता है? राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति देता है। ये अनुच्छेद 15 का 3 ये भी महिलाओं के लिए काम है। अनुच्छेद 16 भी महिलाओं को लेकर के काम करता है। अवसर की समानता, सरकारी नौकरियों और पदों पर नियुक्ति के मामले में महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर प्राप्त होगा और आरक्षण भी इनको मिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, यानी यह प्रत्येक महिला को अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करता है। यह प्रत्येक महिला को सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है। इसी के तहत निजता का अधिकार भी शामिल है। अनुच्छेद 39 जो है दोस्तों क्या कहता है? अनुच्छेद 39 नीति निर्देशक तत्व की बात करता है। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि वह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करे। ये बात बताई गई अनुच्छेद 39 में। तो आप देखेंगे भारतीय संविधान में कई सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि भारतीय संविधान में बताए गए हैं और वो महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। आलोचनात्मक पक्ष, व्यवहारिक स्थिति, हालांकि संविधान ने बहुत अधिकार दिए हैं लेकिन धरातल पर स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण है। सारे अधिकार जो संविधान में मिले हैं वो लागू थोड़ी हो पाते हैं। चुनौतियां ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी महिलाएं अपने संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं, जानती नहीं कि हमारे पास क्या अधिकार है। घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और संपत्ति के अधिकार में भेदभाव आज भी समाज में देखने को मिल जाता है। कानून का क्रियान्वयन, कागजी तौर पर अधिकार मजबूत है लेकिन पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका में देरी के कारण महिलाओं को समय पर न्याय नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में व्यवहार में न्याय आपको नहीं दिखेगा, बस केवल आपको कागज में ही दिखेगा। निष्कर्षतः संवैधानिक प्रावधान महिला सशक्तिकरण की नींव है लेकिन इनकी सफलता समाज की मानसिकता बदलने और प्रशासनिक मुस्तैदी पर निर्भर करती है। खंडसा के दीर्घ उत्तरी के प्रश्न की बात की जाए, समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न, दो प्रश्न दीर्घ उत्तरी के हो गए। तीसरा प्रश्न है आपका, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न यानी रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम। यौन उत्पीड़न, महिलाओं पर कार्यस्थल पर, महिलाएं कहीं पर नौकरी कर रही हैं और उस दौरान उनके साथ अगर जो है कोई छेड़छाड़ किया जाता है उसी को बोलते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013, इसको बोलते हैं आपका, उसकी विवेचना कीजिए, पोस एक्ट
भूमिका। आधुनिक समय में महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही हैं, लेकिन कार्यस्थल यानी वर्क प्लेस पर उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बनी रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए और उच्चतम न्यायालय के विशाखा दिशा निर्देशों को कानूनी रूप देने के लिए भारत सरकार ने 2013 में यह ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया है। ठीक है, कौन सा ऐतिहासिक अधिनियम पारित किया बेटा? ये वाला, ठीक है, विशाखा अधिनियम 2013 में जो है पारित किया, कानून पारित हुआ है। कौन सा कानून पारित हुआ दोस्तों? ये वाला, कार्यस्थल महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम, इसी समस्या के समाधान के लिए। ठीक है, अधिनियम के लिए मुख्य प्रावधान, पहली बात यह है कार्यस्थल की व्यापक परिभाषा बताइए, कार्यस्थल क्या होता है, इसके बारे में पूरा बताया गया। इस कानून के तहत कार्यस्थल का अर्थ केवल सरकारी या निजी दफ्तर नहीं होता है, बल्कि इसमें अस्पताल, खेल संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और यहां तक कि असंगठित क्षेत्र जैसे घरों में काम करने वाली जो बाई आती है काम करने के लिए, आपके घर में कोई महिला आती है, उसके साथ भी अगर आप दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको सजा इसी कानून के तहत होगी। ठीक है, ये सब शामिल किया गया कार्यस्थल में। दूसरी बात है यौन उत्पीड़न का अर्थ, इसके अंतर्गत शारीरिक संपर्क बनाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, यौन संबंध की मांग करना, कि अगर आप यौन संबंध की बनाने की डिमांड भी करते हैं महिला के समक्ष तब भी दिक्कत है, तब भी आप इस एक्ट के अंतर्गत आ जाएंगे। अश्लील टिप्पणियां करना किसी महिला पर, यह भी इसमें आ जाएगा। अश्लील साहित्य दिखाना उसको, या फिर किसी भी प्रकार का अवांछित शारीरिक, मौखिक या गैर मौखिक आचरण, यानी इशारा वगैरह भी करेंगे, अगर आप भद्दे इशारे करेंगे तो भी इसमें आपको जो है जेल हो सकती है, आपको दंड मिलेगा। ठीक है, कानून अगला कहता है आंतरिक शिकायत समिति, आईसीसी। अधिनियम के अनुसार जिस भी संस्थान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, वहां एक आंतरिक शिकायत समिति बनाना अनिवार्य है। आंतरिक शिकायत समिति वह होती है जहां पर चुप्पे से जाकर के आप अपनी चीजों को बता पाए, ताकि किसी महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार हो रहा तो वो समिति जो है उस पर काम कर पाए। और अच्छा, इस समिति की अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी को करनी होती है, यानी कोई पुरुष इस समिति का वो नहीं होगा, वरिष्ठ महिला कर्मचारी ही उसकी अध्यक्ष होगी। ठीक है, ये समिति रहेगी जहां पर 10 या 12-15 लोग काम करते हैं, वहां पर महिला भी है पुरुष भी है। ऐसे में वहां पर 10 महिलाएं या फिर कुछ 10 भी लोग हैं तो उससे वहां पर एक समिति होनी चाहिए जहां पर ऐसे लोग शिकायत कर पाए अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा तो। चौथी बात स्थानीय शिकायत समिति, एलसीसी, जहां कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, यह शिकायत मालिक के खिलाफ ही करनी है, वहां जिला स्तर पर स्थानीय शिकायत समिति जो है न्याय दिलाती है। स्थानीय शिकायत समिति होती है, वहां पर आप जाकर के न्याय दिलाएं। जिसके यहाँ पर काम करने गए वही अगर आपको अगर छेड़खानी कर रहा है तो आप जो है स्थानीय शिकायत समिति जो है वहां पर जाएंगे तो आपको न्याय मिलेगा। निवारण प्रक्रिया, शिकायत मिलने पर समिति 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करती है। जांच के दौरान महिला की इच्छा पर उसका तबादला किया जा सकता है, कि महिला जहां पर चाहे तहां पर वो अपना ट्रांसफर करवा सकती है, या उसे सवेतन छुट्टी भी दी, यानी वेतन के साथ उसको छुट्टी भी दी जा सकती है, जो भी वेतन बाकी है उसको छुट्टी भी मिल जाएगी और वेतन भी उसको मिल जाएगा। महत्व इसका ये है दोस्तों, और प्रभाव ये पड़ा कि यह कानून महिलाओं को कार्यस्थल पर एक सुरक्षित और गरिमापूर्ण वातावरण प्रदान करता है। आज ऑफिस में महिलाएं काम करती, महिलाओं को कोई छेड़छाड़ करने के लिए नहीं होते हैं, नहीं करते, क्योंकि ऐसे कानून बन चुके हैं। इससे महिलाओं की कार्य क्षमता बढ़ती है, महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है और अच्छा काम करती हैं, और वे बिना किसी डर के पेशेवर क्षेत्र में आगे बढ़ पाती हैं। निष्कर्ष यह है कि पोस अधिनियम कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करने की दिशा में एक मील का पत्थर, माइलस्टोन काम करता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। हालांकि इसकी सफलता के लिए सभी संस्थानों में समितियों का सक्रिय होना और महिलाओं का जागरूक होना बहुत जरूरी है। तभी इस जो है कानून के बारे में जानेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। चौथा प्रश्न भारत में महिला आंदोलन, वुमेन्स मूवमेंट के इतिहास और विकास की एक विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखेंगे, भारत में महिला आंदोलन केवल पश्चिमी क्षेत्रों की नकल नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें हमारे सामाजिक सुधारों और स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से जुड़ी हुई है। यह आंदोलन महिलाओं की शिक्षा, मताधिकार यानी वोट डालने के अधिकार से शुरू होता है और आज उनके अस्तित्व और स्वायत्तता की लड़ाई तक पहुंच चुका है। आंदोलन के प्रमुख चरण, कब कब आंदोलन हो महिलाओं का, आइए उसको एक चरण के माध्यम समझते हैं। पहला, प्रथम चरण समाज सुधार आंदोलन,
19वीं सदी। इस चरण की जो है शुरुआत पुरुषों जैसे कि राजा राम मोहन राय ने महिलाओं के लिए काम किया, सती प्रथा का अंत करवाया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले, इन सभी लोगों ने महिलाओं के लिए बड़ा काम किया। मुख्य मुद्दे ये थे कि सती प्रथा का अंत हुआ, विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ, बाल विवाह का विरोध किया गया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। विशेषता इसकी है कि इस समय का उद्देश्य महिलाओं को समाज की कुरीतियों से बचाना था। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अगला आपका द्वितीय चरण स्वतंत्रता संग्राम का 1900 ईस्वी से लेकर के 1947 का समय। इस चरण में महिलाओं ने स्वयं नेतृत्व संभाला। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, कस्तूरबा गांधी जैसी महिलाओं ने राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग लिया और ऐसे में अपने मुद्दों को सशक्त किया, अपने अधिकारों की डिमांड करी। मुख्य मुद्दे रहे इस समय के स्वतंत्रता संग्राम के समय महिलाओं के लिए मताधिकार, वोटिंग राइट्स, यानी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वो दिलवाने के लिए। राजनीतिक भागीदारी, इसी समय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन AIWC जैसी संस्थाएं भी बनी, जो कि एक बड़ी जबरदस्त काम करी आगे चलकर। तीसरा चरण था तृतीय चरण, आजादी के बाद का समय 1970 तक, यानी 1947 से 1970 तक का समय। अब तक 1970 के दशक में मथुरा बलात्कार कांड और चिपको आंदोलन ने महिला आंदोलनों को नई ऊर्जा दे दी थी। ठीक है, आगे मुख्य मुद्दों की अगर बात की जाए तो अब आंदोलन के विषय बदल गए थे। इसमें घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, कार्यस्थल पर सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण और कानूनी अधिकारों की मांग प्रमुख हो गई थी। नारीवादी चेतना, महिलाओं ने अपनी देह पर अधिकार, समान वेतन और राजनीति में आरक्षण, जैसे पंचायतों में 33% आरक्षण, इसके लिए संघर्ष तेज कर दिया और तमाम प्रकार के जो है इससे फायदा भी हुआ। महिला आंदोलनों की उपलब्धि की अगर बात की दोस्तों, उपलब्धि क्या हासिल हुई इससे? सती प्रथा का अंत हुआ, बाल विवाह खत्म हुआ। ठीक है, हिंदू कोड बिल के माध्यम से संपत्ति में अधिकार मिलना शुरू हो गया। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय निकायों का और आरक्षण मिला महिलाओं को। ठीक है, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न के खिलाफ सख्त कानूनों का निर्माण हुआ। जैसे आजकल जो प्रधानी का चुनाव होता है, जिला पंचायती का, BDC का, उसमें आप देखते हैं कि महिलाओं का भी जो है आता है कि भाई आप महिला सीट है, इस समय SC सीट है, ST ठीक है, OBC सीट है, जनरल सीट है, ये सब बताया जाता है, मतलब ये सब आता रहता है क्योंकि ये महिलाओं को उनका अधिकार दिलवाता है। निष्कर्षतया भारत में महिला आंदोलनों ने महिलाओं को वस्तु से बदल करके सक्रिय बना दिया, सक्रिय नागरिक के रूप में प्रतिष्ठित किया और आज महिलाएं न केवल अपने अधिकारों के लिए सजग है बल्कि वे देश की नीति निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आजकल संसद भवन में कई महिलाएं बैठती हैं और जो है विधानमंडल में भी बहुत सारी महिलाएं आजकल बैठ रही हैं। ये आपके जो है क्वेश्चन आपने देखे। अब इसका PDF अगर आपको प्राप्त करना है 9984 039 139 पर आप व्हाट्सएप पर SMS कर दीजिएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट में, अपने सेमेस्टर में, 6 सेमेस्टर में आप हैं। ठीक है, मात्र 100 रुपए फीस आपकी लगेगी। आप स्कैनर भेजेंगे, जैसे आप SMS करेंगे आपके पास QR कोड भेजा जाएगा स्कैनर, उसी पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं, या फीस आप खुद भी जमा कर सकते हैं और किसी दूसरे से भी आप जमा करवा सकते हैं। इसका फायदा ये मिलेगा कि आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, एक सब्जेक्ट का 2 पेपर होता है, नहीं 4 पेपर आपके ये हो जाएंगे और एक पेपर को करिकुलर का, 5 पेपर की तैयारी आपकी, यानी 5 विषय, 5 पेपर आपके होंगे 6 सेमेस्टर में। उन 5 पेपर की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में ही हो जाएगी आपकी। एक सब्जेक्ट की आप एक पेपर की सीरीज लेते हैं 60 रुपए की पड़ती है, 5 पेपर की सीरीज कितने की हो जाएगी? 300 रुपए की। ये 300 रुपए आपके नहीं लगेंगे क्योंकि आपको जो मिलेगा कंटेंट वो केवल या तो ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो लिखित मिलेगा, लेकिन मैं आपको जब दूंगा ऑब्जेक्टिव भी दूंगा और लिखित भी दूंगा, यानी कि इसमें आपका लिखने वाला भी रहेगा, ठीक है, और MCQ यानी ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, दोनों पेपर के। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि को करिकुलर कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए व्यवस्था कर लिया गया, तो वो सब भी थे 100 सीट, यानी कि जैसे 100 क्वेश्चंस रहेंगे उस PDF में और नीचे उसके जैसे A का मतलब कि पहले का A सही होगा, दूसरे का D सही होगा, तीसरे का C सही होगा, ये सब लिखा हुआ ऐसे मिल जाएगा लास्ट वाला पेज, यानी कि पूरा आंसर की भी मैं साथ में दूंगा। इस तरीके से आपका बड़ा फायदा होने वाला है। जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मात्र 100 रुपए फीस लगेगी। ठीक है, उसमें सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उसी का नोट्स मिलेगा। ठीक है, लिखित वाला भी ऑब्जेक्टिव वाला भी। सभी विश्वविद्यालय के लिए यही सिलेबस काम करता है, जो जैसे आपका चाहे मतलब ऑब्जेक्टिव होगा तो ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा। DDU सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, कपिल वस्तु, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जनरल बलिया विश्वविद्यालय,
ठीक है। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, छत्रपति शिवाजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, मां विंध्यवासिनी मिर्जापुर विश्वविद्यालय, मां पाटेश्वरी बल्लामपुर विश्वविद्यालय, मां शाकुंभरी सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, एमजे पैरू बरेली रोहिलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है। इसके अलावा मां पाटेश्वरी बल्लामपुर हो गया, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, ऐसे तमाम प्रकार के विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। उन सभी में आपका जो है ये पेपर नंबर 2 में आता है। इसको मैंने पढ़ा दिया। पेपर नंबर 1 जो होगा पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट या सोशियोलॉजी, भारतीय समाजशास्त्र के पथ प्रदर्शक कह सकते हैं उसको, उनके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।